नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। आज आप विशेष कड़ी में रामधारी सिंह दिनकर के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। इससे पहले थोड़ा-सा एक भूमिका के रूप में समझ लेते हैं कि छायावाद की काव्य जो प्रारंभ होता है, उसकी अंतिम सीमा छायावाद की अंतिम सीमा 1936 मानी गई है। कुछ विद्वान इन्हें 1938 भी स्वीकार करते हैं। छायावाद के बाद एक धारा आती है छायावादोत्तर, जिसमें जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान और सोहन लाल द्विवेदी इत्यादि महाकवि के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। इस तरह से दो प्रकार की कविताएं इनमें मिलती हैं, एक तो छायावाद, दूसरा प्रगतिवाद की कविता। लेकिन इन सब में अगर देखा जाए तो इसको पूर्णतः हम उत्तर छायावाद काव्य कह सकते हैं। तो उत्तर छायावाद काव्य भी दो रूपों में विभक्त होता है। ध्यान रखिएगा, उत्तर छायावाद काव्य भी दो रूपों में विभक्त होता है। एक तो बात करते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रमुख धारा, आज इसी के बारे में बात करते हैं। दूसरी है प्रणय मूलक काव्य धारा, जिसमें बच्चन, अंचल वर्मा इत्यादि कवि आते हैं। तो आज हम इस कड़ी में रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जिन्हें अधैर्य का कवि, आग और राख का कवि कहा जाता है। तो चलिए देर न करते हुए रामधारी सिंह के जीवन पर संक्षिप्त जो है चर्चा शुरू करते हैं। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 30 सितंबर 1908 ईस्वी में, कब 1908 ईस्वी में मुंगेर जिले के बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। ये एक किसान के पुत्र हैं। जब ये 2 वर्ष के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया। इनकी पारिवारिक आर्थिक कमजोरी के कारण इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव में हुई। सन 1928 ईस्वी में मोकामाबाद हाई स्कूल से मैट्रिक करने के उपरांत इन्होंने 1930 ईस्वी में और 1932 ईस्वी में पटना, मतलब 1930 में इंटर और 1932 में पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया। सन 1933 में दिनकर जी ने हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया। सन 1934 में बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार हुए। पूछा जा सकता है सब रजिस्ट्रार कौन थे, तो रामधारी सिंह दिनकर जी सब रजिस्ट्रार हुए। सन 1943 में इनका ट्रांसफर युद्ध प्रचार विभाग में कर दिया गया और वहीं पर इन्होंने उपनिर्देशक के रूप में बनाए गए। 1905 में ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर नियुक्त हो गए। तो इस तरह से रामधारी सिंह का जो संघर्ष चलता रहा, जो संघर्षमय जीवन इनका प्रारंभिक रहा है, जिसमें आर्थिक संकट का भी इन्हें सामना करना पड़ा है। और उस दौरान आर्थिक संकट होने के कारण भी इन्होंने सरकारी नौकरी की आवश्यकता नहीं समझी और देशभक्ति भावना की प्रेरणा को लेकर इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और अपनी लेखनी राष्ट्रीय विचारधारा से जोड़ दी। तो इस तरह से अगर बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर, कौन से भैया, रामधारी सिंह दिनकर को जिन्हें आग और राग का कवि कहा जाता है, समय सूर कहा जाता है, मौन त्याग का सिंहनाथ कहा जाता है, गंभीर कवि भी कहा जाता है। इनके थोड़ा सा उपनाम देख लीजिए, कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है, ध्यान रखिएगा। अधैर्य का कवि कहा जाता है, किसका, अधैर्य का कवि कहा जाता है। समय सूर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समय सूर कहा जाता है। मौन त्याग का सिंहनाथ कहा जाता है, गंभीर कवि कहा जाता है, जनता का कवि कहा जाता है, जनता का कवि इन्हें कहा जाता है। इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी रचनाएं देश से ओत-प्रोत, राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत इनकी रचनाएं थी। सन 1956 ईस्वी में राष्ट्रभाषा आयोग के सदस्य बनाए गए। कब, सन 1900, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सन 1956 ईस्वी में, किसमें, 1956 ईस्वी में राष्ट्रभाषा आयोग के सदस्य बने। दिनकर ने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में लेखनी चलाई। दिनकर की यह पहली कविता 1924 में, ध्यान रखिएगा, दिनकर की पहली कविता 1924 ईस्वी में जबलपुर के पाक्षिक छात्र सहोदर में छपी। कब छपी,
छात्र सहोदर में 1924 ईस्वी में छपी। अब इनकी थोड़ा सा हम बात करते हैं रचनाओं के बारे में। किसके बारे में? रचनाओं के बारे में हम इनका विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, ये ऑडियो है, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। चलिए, प्राणभंग है, प्रथम काव्य संग्रह, बहुत पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसमें संग्रह लिख लीजिएगा इसको, प्राणभंग है। क्या है? प्राणभंग, या कभी कभी प्राण भी पूछ लेता है लेकिन प्रणभंग पूछा जाएगा। प्रणभंग करिएगा, प्रणभंग। चलिए, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार। प्रणभंग प्रथम काव्य संग्रह 1930। रेणुका, हुंकार, रसवंती, अभी ऐसे सुन लीजिए, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मरथी। कुरुक्षेत्र बहुत पूछा जाता है। रश्मरथी, नील कुसुम, उर्वशी। उर्वशी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कि ज्ञान पुरस्कार मिला है? कमेंट करके बताइएगा, अभी और भी विस्तृत चर्चा होगी। परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें। किसकी आत्मा? आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखें, कोयल और कविता, हारे को हरिनाम, बहुत पूछा जाता है। हारे को हरिनाम, किसको? हारे को हरिनाम। क्या भैया? हारे को हरिनाम, नीम के पत्ते, दिल्ली, द्वंद्व गीत, मृत तिलक, इतिहास के आंसू, चेतना की शिखा, धूप और धुआं, सीफी और शंख, हिमालय का संदेश, मिर्च का मजा, भारत का यह रेशमी नगर, बी पथगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी पथगा, आगे की भी क्या है? कहानी है। बी पथगा, बी पथगा, बी पथगा। इस तरह से इनकी जनतंत्र का जन्म, चांद और कवि, सूरज का ब्याह, भारत का यह रेशमी नगर, हिमालय का संदेश, बारदौली विजय इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण रचना के बारे में बात करें तो इतना जरूर याद रखिएगा, प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी और इनका उर्वशी, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली के नीम के पत्ते, सीफी और शंख इत्यादि इनकी रचना है। परशुराम की प्रतीक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। अब अगर बात करें इन रचनाओं के विस्तृत के बारे में, कौन सी रचना सबसे महत्वपूर्ण है, तो रेणुका इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? रेणुका इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से देखिए, बात करें किसकी बात करें? कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र सबसे इम्पोर्टेंट रचना है। इसके प्रकाशन से ही दिनकर गंभीर कवि के रूप में जाने गए। किसके प्रकाशन? कुरुक्षेत्र के प्रकाशन के कारण इन्हें गंभीर कवि के रूप में जाना गया। 1946 के दूसरे महायुद्ध के भयंकर समस्या का विवेचन करने वाली कुरुक्षेत्र रचना बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। यह एक प्रबंध काव्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है, जिसका मूलतः विषय वस्तु महाभारत के भीम युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की गीता भी कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध रचना है, क्या प्रसिद्ध है? हुंकार है। हुंकार क्यों प्रसिद्ध है? हुंकार के कारण इन्हें लोकप्रियता मिली। हुंकार के कारण इन्हें क्या मिली? लोकप्रियता मिली। रसवंती, यह एक सिंगारिक रचना है। रसवंती कैसी रचना है? यह एक सिंगारिक रचना है। फिर सामधेनी, इसमें कलिंग विजय की कविता है। सामधेनी में क्या है? इसमें कलिंग विजय की क्या भैया? कलिंग विजय के बारे में है। रश्मरथी यह एक प्रबंध काव्य है, कर्ण के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है मेरे प्यारे बच्चों? कर्ण के जीवन पर आधारित है। उर्वशी 1961, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्या मिला है मेरे प्यारे बच्चों? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यह एक गीत नाट्य है जिसमें 5 अंक हैं। यह एक प्रबंध काव्य है। उर्वशी को कामाध्यात्म की रचना माना जाता है। क्या माना जाता है? कामाध्यात्म की रचना माना जाता है। ये आपके उर्वशी है, इसमें प्रश्न बनेंगे। परशुराम की प्रतीक्षा, यह चीन भारत युद्ध के संदर्भ को परिभाषित करती है। या इसका विषय वस्तु भारत चीन
युद्ध है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और द्वंद्व गीत है, इसमें जीवन के जगत रहस्यों को उभारा गया है। इस तरह से अगर इनकी विस्तृत रचनाओं के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही रचना इनकी मिलती हैं, लेकिन ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको पढ़ना है, ना कि आपको बहुत ही विस्तृत पढ़ना है। जैसे इनकी निबंध है, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवन, धर्म, नैतिकता, विज्ञान, वट पीपल, साहित्यमुखी, आधुनिकता, बोध, चेतना के शिखा, ये इनकी क्या है, निबंध संज्ञा है। अगर इनकी डायरी की बात करें तो दिनकर की डायरी। अगर यात्रा की बात करें, देश विदेश मेरी यात्राएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश विदेश इनका पूछा जाता है। क्या भैया, देश विदेश इनका पूछा जाता है। और ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, संस्कृत के 4 अध्याय निबंध जो है, इन पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्या मिला है मेरे प्यारे बच्चों? संस्कृत के 4 अध्याय पर क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। उर्वशी पर इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये भी ध्यान रखिएगा। इनकी जो रचनाएं थी उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता का पुट मिलता है, इसीलिए इन्हें आग और राग का कवि भी कहा जाता है। इनकी सांस्कृतिक संदेश देने वाली कविताएं जैसे कलिंग विजय, हिमालय संदेश, बुद्ध देव, कलातीत इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। क्या हैं? इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। बारदोली विजय भी, प्रणभंग भी इनसे संबंधित रचनाएं हैं। बारदोली विजय, प्रणभंग दिनकर की विद्यार्थी जीवन में प्रकाशित रचनाएं हैं। बारदोली विजय महात्मा गांधी के संरक्षण, सरदार पटेल के प्रसिद्ध इतिहासकार बारदोली सत्याग्रह से संबंधित रचनाएं हैं। इस तरह से अगर बात करें तो दिनकर का पूरा संपूर्ण जीवन ही एक संघर्षमय रहा है। क्या रहा है? संघर्षमय रहा है। तो इस तरह से रचनाओं को आप पढ़ लीजिएगा। जैसे रश्मरथी में कर्ण की दान वीरता या मानवता का वर्णन किया गया है। कभी कभी क्या करता है, रचनाओं के अंदर से प्रश्न बना देते हैं या उसके अंदर से पृष्ठभूमि पूछ लेता है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप पृष्ठभूमि में यानी आत्मा की आंखें दिनकर की मौलिक कृत नहीं है, बल्कि अनुदित रचना है। क्या है? बल्कि अनुदित रचना है। और परशुराम की प्रतीक्षा 1962 की ये रचना है, जिसमें बहुचर्चित एनांकी, ध्यान दीजिएगा, एनांकी कविता भी संकलित है। पूछा जा सकता है इसमें कौन सी कविता? एनांकी कविता संग्रहित है। इस संग्रह में 18 रचनाएं राष्ट्रीय जागरण और राष्ट्र की सर्वोपरि हैं। भाव व्यक्त हुआ है। इसमें दिनकर ने भारतवर्ष के गरजते क्रोध और गर्जन, एकता और त्याग, कर्तव्य आदि बलिदान को दिखाया गया है। परशुराम की प्रतीक्षा में 3 कविताएं सामधेनी के से संचय की गई हैं। क्रांति भावना, ये इतना डिटेल नहीं पढ़ना है, बस परशुराम की प्रतीक्षा भारत चीन युद्ध वर्णन के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देखें तो दिनकर कहीं ना कहीं, ध्यान रखिएगा, एक कोड पूछा जा सकता है, नवीन के लिए कब जीवन राजनीतिक जीवन का बाई प्रोडक्ट बन गया। नवीन के लिए कभी जीवन राजनीतिक जीवन का बाई प्रोडक्ट बन गया। दिनकर का पूरा जीवन साहित्य को समर्पित है। दिनकर का पूरा जीवन साहित्य को समर्पित है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, रामधारी सिंह दिनकर का है, या फिर बच्चन सिंह का है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब आप देंगे, यह आपके बच्चन सिंह का कथन है। क्या है? बच्चन सिंह का कथन है। तो इस तरह से अगर बात करें तो इनकी संपूर्ण जीवन में राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक धारा मिलती है। तो आपको क्लास कैसी लगी जल्दी से बताइएगा। 10 से 15 मिनट में रामधारी सिंह दिनकर को आपने अच्छे से पढ़ा। एक बार फिर रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को देख लेते हैं। प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्म रथी, नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, कोयल और कबित, हरे को हरिनाम, नीम के पत्ते, दिल्ली, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, बारदोली विजय, हिमालय का संदेश, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, भारत का रेशमी नगर, चांद और कवि, समर, शेष है जवानी का नशा, चलो कवि, वन फूलों की ओर, गीत अगीत, अनलकरीद, बी पथगा, हिमालय, चक्रवाल इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो कैसी लगी क्लास जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।